नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है नासिक से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस की ट्रक से टक्कर हुई है और हादसे में करीब 10 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 35 लोग घायल हैं। शिरडी दर्शन करने के लिए सभी लोग जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान नासिक में यह बस दुर्घटना का शिकार हुई है, ट्रक से टकराई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों को देख करके आपको इस हादसे की विभीषिका के बारे में अंदाजा लग जाएगा। बस का जो एक हिस्सा है, जो ड्राइवर की तरफ का हिस्सा है, वो पूरी तरीके से लगता है जमींदोज हो गया है, टूट गया है, बिखर गया है। चलिए और अब बात करते हैं बनारस की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमवी गंगा विलास को जो है हरी झंडी दिखाने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री इस सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाने वाले। 3200 किलोमीटर लंबी ये यात्रा होगी क्रूज से। अपने आप में बेहद खास रहने वाली है। कई राज्यों से होते हुए सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल को जोड़ेगा ये क्रूज। नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ऑनलाइन से जुड़ी हुई गुवाहाटी से हमारी असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, बिहार की उप मुख्यमंत्री जो पटना से जुड़े हुए तेजस्वी यादव जी, हमारे राज्य मंत्री श्रीपद नायक जी, शांतनु ठाकुर जी और उत्तर प्रदेश की परम आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और बिहार, वेस्ट बंगाल, असम की परम आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और हमारे पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आप सबको इस पवित्र नगरी में स्वागत करता हूं। भगवान शिव जी का ये पवित्र नगरी है। ये पावन अवसर पर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। हमारे देश की आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश दुनिया की एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने जा रहा है और इसी अवसर पर हम लोगों ने एक नई कदम मोदी जी के मार्गदर्शन से, उनकी दिखाई हुई दिशा से आप शुरू होने जा रहा है। आप सबको मालूम है, पिछले 8 साल के अंदर देश में बसे हुए जलमार्ग को शक्ति देने का और इस जलमार्ग के जरिए देश को आगे बढ़ाने का जो मोदी जी ने कदम उठाई है, इसके वजह से आज हमें ये सुनहरा मौका मिला है कि गंगा को ब्रह्मपुत्र से जोड़ने का, बांग्लादेश होकर ये जो सफर, ये कोई मामूली सफर नहीं है। ये सफर में हमें कई रास्ता दिखाई देती है, हमें कई मौका इस देशवासियों को देने में ये सफर तय करती है। खास करके एक तो जलमार्ग में बसे हुए शक्ति, संपदा और संभावना को उजागर करना और इसके जरिए देशवासियों को
अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मौका देना, सही दिशा देना, और दूसरे पड़ोसी राष्ट्र से जलमार्ग के जरिए हमारे दोस्ती को बढ़ावा देना, और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए उत्तर पूर्व को भारत की अलग अलग राज्यों से मजबूती से जोड़ना, और उत्तर पूर्व जो पिछली सरकार ने कभी भी ध्यान नहीं देते थे, सब पिछली इलाका के रूप में जाने जाते थे, उसी इलाका को शक्ति देने का जो उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए सपना देखा था, आज इस सफर ने उस सपने को भी साकार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। आज का दिन दुनिया की रिवर क्रूज के इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबे सफर है। 3200 किलोमीटर का ये लंबे सफर सफल रूप से इसको संपूर्ण किया जाएगा। देशवासियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश होकर असम, यानी कि इस सफर के जरिए सिर्फ एक हमारे पर्यटन की ही रास्ता खुलेगा ऐसा नहीं, व्यापार वाणिज्य का भी रास्ता खुलेगा, किसानों को भी एक अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मौका मिलेगा, और विद्यार्थियों को अलग अलग खास करके जलमार्ग के क्षेत्र में जो भी हमें कौशल चाहिए, इस कौशल को हासिल करके रोजगार इसमें निकालने के लिए उनको भी एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा, और हमारे भारत को दुनिया में ब्रांडिंग करने के लिए हमारे 5000 साल पुराने सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक शक्तियों का ताकत के बारे में दुनिया की मानव समाज को भी ये दिखाने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 साल में जो सफलता हासिल की है, देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए जो शक्ति दी है, जो मनोबल दी है, इसके वजह से आज देश जाग उठा है और देश ने मन बना लिया है अगले 25 साल के अंदर इसी देश को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करेंगे। और आपके लिए मैं ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि ये जो जहाज, ये आत्मनिर्भर भारत का ही नमूना है, क्योंकि ये जहाज चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जोशीमठ आपदा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। इसरो ने दरअसल बड़ा खुलासा किया है। 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंस गया जोशीमठ। इसरो ने जारी किया जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें और यह दावा किया गया कि पिछले 12 दिनों में यानी कि 27 दिसंबर से लेकर के 8 जनवरी तक के बीच में करीब 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया है पूरा जोशीमठ का इलाका। हालांकि अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच 9 सेंटीमीटर तक धंसा था शहर, यह भी जानकारी दी गई है। तस्वीरों में दिखाया जा रहा है पीले कलर का मार्क जो सेंसिटिव जोन है उसके बारे में जानकारी दी गई। इसरो ने आर्मी के हेलीपैड, नरसिंह मंदिर का भी मार्क किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो दिसंबर 27 तारीख से लेकर के जनवरी के 8 तारीख के बीच में इसरो के मुताबिक करीब करीब 5.4 सेंटीमीटर जोशीमठ का इलाका धंस चुका है और इसी वजह से दरारें जो हैं वो जोशीमठ में लगातार चौड़ी होती जा रही हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोशीमठ आपदा पर इसरो का यह बड़ा खुलासा हुआ है। 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंस गया जोशीमठ। इसरो ने जारी किए जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सब के बीच देहरादून से बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम धामी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। दोपहर 12 बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी और जोशीमठ पर फोकस ये कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में जोशीमठ पर चर्चा होगी क्योंकि इस वक्त जो है एपी सेंटर है जोशीमठ, जहां पर सरकार का फोकस है। सरकार जोशीमठ के लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। हर संभव जोशीमठ की मदद करने के लिए सरकार तैयार है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कल भी बयान दिया। कल रात, परसों रात आप कह सकते हैं, परसों रात जोशीमठ में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे और आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक देहरादून में होने वाली है, जिस पर
नजर हमारी बनी रहेगी और इस कैबिनेट की बैठक में और कैबिनेट के सहयोगियों की, सरकार की नजर जो है जोशीमठ पर बनी रहेगी। दरअसल आज एक्शन का भी दिन है। जोशीमठ में जो 2 होटल चिन्हित किए गए हैं उन्हें भी आज गिराने का दिन है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम इन होटल्स को गिराने की कार्रवाई आज करेगी। लेकिन इन सब के बीच जोशीमठ को लेकर के जो इसरो ने खुलासा किया है, वो मेन वजह जो है जोशीमठ के धंसने की, वो पता चल गई है। पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद हैं जोशीमठ से। पीयूष, अब तस्वीर साफ हो गई है। पहले यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि जोशीमठ की जो जमीन है वो धीरे धीरे से धंस रही है, लेकिन अब इसरो ने कह दिया है कि 12 दिनों के दौरान करीब करीब 5.4 सेंटीमीटर जमीन जो है वो जोशीमठ की धंस चुकी है। इसलिए दरारें जो हफ्ते भर पहले इतनी चौड़ी थी, अब वो इतनी चौड़ी हो गई हैं। बिल्कुल कुंदन, आपका कहना एकदम सही है और इसरो की तस्वीरें हैं, इसरो का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा भी एकदम सटीक है। और आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से जोशीमठ पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे और इसके पीछे पूरा जोशीमठ नीचे तक आप देखिए जेपी कॉलोनी तक, यहां पर लगातार सेम स्ट्रक्चर पर दरारें होती हुई नीचे तक बढ़ती हुई चली गई हैं। और दरारें यहां पर इतनी बड़ी बड़ी हैं कि तकरीबन 1 फीट के आसपास तक की दरारें हैं। तो कुंदन यहां पर ये साफ जाहिर है, और चूंकि साइंटिस्टों की जो रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट भी यही कह रही है कि यहाँ की जमीन जो है वो बहुत कमजोर हो चुकी है। हालांकि जो मिश्रा आयोग की रिपोर्ट थी, उस मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बहुत पहले ही इस बात का जिक्र किया था कि यहां पर जो किसी भी तरह का हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर हैवी कंस्ट्रक्शन हुए। सरकारों ने अनदेखी की, लोगों ने भी अनदेखी की, और जिसका परिणाम आज मिल रहा है कि जोशीमठ जो है वो धीरे धीरे नीचे स्लोप की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त आपको मैं सीधा होटल मलारी की ओर ले चलता हूं। यहां पर आप देखिए कि अभी भी जो बिजली की कुछ तारें हैं, क्योंकि अंदेशा है कि अगर होटल का कुछ हिस्सा जब यहां डिसमेंटल करना शुरू किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इधर अगर आता है तो कुछ तारों पर प्रभावित करेगा और लाइनें जो हैं वो ध्वस्त होंगी। तो इस लिहाज से अब इन तारों को खोलने का काम जो है वो चल रहा है। आप देखिए सीधा तस्वीरों में ऊपर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इनकी टीम है, एक एक करके सारे सामानों को, होटल की खिड़कियों को, दरवाजों को निकाला जा रहा है, उतारा जा रहा है और उन सामानों को गाड़ियों में रखकर यहां से हटाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहां पर लगातार ये काम करती हुई टीमें दिखाई दे रही हैं टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए। कुंदन, बिल्कुल, तो पूरा उत्तराखंड वैसे सेंसिटिव जोन में आता है, सेंसिटिव जोन 4 और 5 में आता है। ए.के. शुक्ला जी हमारे साथ पूर्व डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो उस विभाग में काम कर चुके हैं जो विभाग अर्थक्वेक और बाकी चीजों को एवेल्युएट करता है। ए.के. शुक्ला साहब, ये जो पूरा जोशीमठ का इलाका है वहां के बारे में अब तस्वीर साफ हुई है कि अप्रैल से नवंबर के बीच में करीब 9 सेंटीमीटर जोशीमठ धंसा था, जोशीमठ के आसपास का इलाका। लेकिन पिछले अगर हम 12 दिनों की बात करें, 27 दिसंबर और 8 जनवरी के बीच ये करीब करीब 5.5 सेंटीमीटर तक धंस गया है। ये रफ्तार क्यों बढ़ गई है धंसने की? सर, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, आपने शायद अनम्यूट नहीं किया। हेलो, हाँ जी, कहिए, अब बताइए। ठीक है, मैं तो थोड़ा दुखद घटनाओं पे संवेदना व्यक्त करना चाहता था, और जो आज क्रूज है उसके लिए बधाई आप सबको भी। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने पूछा है कि कैसे ये हुआ, तो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी आज एक अच्छा उन्होंने स्टडी करके बताया है कि कब से हमारा यहाँ पे धंसना शुरू हुआ, और ये टेक्नोलॉजी बहुत ही सटीक है और उसमें कोई मैंने बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से वो स्टडी की गई है। अब जब होता क्या है, जब बढ़ता है तो जब धंसना शुरू होता है तो निश्चित सेटलमेंट जो है शुरुआत कब से हुई, तो धीरे धीरे वो बढ़ेगी। जैसे ही अगर मान लीजिए कोई घटना, अभी जैसे आपने यहाँ तक हमको अप्रैल तक का डेटा दिया है, हो सकता है इसके पहले से भी शुरू हो गया होगा। तो जब जैसा कि हम लोग पहले बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं कि ये जो है एक लूज सॉइल के ऊपर जो बोल्डर्स हैं उस पे ये बसा हुआ शहर है, तो एक बार डिस्टर्ब हुआ होगा, कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ होगा, किसके कारण से हुआ, तो वो जो है फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे भूकंप आता है, आपने देखा होगा, एक भूकंप आया, हिला है, एक जमीन गिर गई और उसके बाद फिर धीरे धीरे सेटल्ड होती है, तो बहुत सारे भूकंप आते हैं। तो यहाँ कोई एक घटना हुई है
अब किस कारण से वो चर्चा तो चल ही रही है, जांच का अभी विषय है कि किस कारण से ये हुआ। तो एक जो शुरुआत हुई होगी वो निश्चित धीरे से हुई होगी, कम से कम फोर्स लगा, फिर इसके बाद धीरे 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 उसमें और वो कारण का बढ़ता गया, सेटल्ड हो रही है या कहें, या फिर अभी वो फोर्स जो है जिसके कारण से हुआ है वो लग रहा है, तो इसलिए ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। शुक्ला साहब, मैं चाहूंगा बने रहिए, हमारे सहयोगी चमोली से भी जुड़ रहे हैं पुष्कर, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, फिर दोबारा सर लौटता हूं मैं आपके पास। कर्णप्रयाग से भी पुष्कर ये खबर है कि वहां पर भी दरारें देखी गई घरों में, वहां की स्थिति क्या है, हमारे दर्शकों बताइए जल्दी से। देखिए कुंदन, जोशीमठ जैसा ही हाल जो है कर्णप्रयाग का जो गांधीनगर का वार्ड है, देवंती वार्ड उसको बोलते हैं, यहाँ पे भी जो है 100 से ऊपर के जो परिवार हैं उनके घरों में भी पिछले जब बारिश हुई थी उस समय दरारें आ गई। हालांकि उस समय जब खबर चली इसका संज्ञान तो सरकार ने भी नहीं दिया और स्थानीय प्रशासन ने भी दिया। हाँ, जब जोशीमठ का जो इलाका है, जब जोशीमठ से जो खबरें जब चलने बैठी और उसके बाद हम लोगों ने जब खबरें उठाई, खबरें भेजना, जब पूरे मीडिया ने इसको कवर किया, उसके बाद इसको यहाँ पे जब मॉनिटराइज किया गया, उसके बाद प्रशासन यहाँ पे जरूर किया है, यहाँ पे आकलन हो रहा है। हालांकि बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पे भी आई हैं और NH-58 का जिस तरह से जो काम चल रहा है, चौड़ीकरण का काम चल रहा है, TMP बैंड से लेकर आपका जो है कर्णप्रयाग का जो है उमा देवी का मंदिर है, यहाँ तक जो है तो 100 परिवार है, ये क्षतिग्रस्त स्थिति मकानों में छोटी छोटी दरारें आई हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से जोशीमठ में तो जमीन फटी है, लेकिन यहाँ का जो IIT कर्णप्रयाग है और उसके बाद जो है आपका जो TMP बैंड है, यहाँ पे लगातार जो है भू धसाव की स्थिति भी बनी हुई थी और बड़े बड़े बोल्डर और तमाम सारे रोड के कटिंग के कारण यहाँ पे लोगों के घरों में दिक्कत आई थी। और उसके अपर बाजार की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे भी जो है 50 से 60 परिवार रहते हैं, यहाँ पे भी भू धसाव की स्थिति जो है बनी हुई है। हालांकि प्रशासन यहाँ पे गया है, इसका आकलन कर रहा है। कुंदन, ठीक है, प्रशासन आकलन कर रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है, चिंता यह है कि क्या उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं जिनका सॉइल बहुत कमजोर कहा जाता है, इस वजह से ही ये सब कुछ होना तो शुरू नहीं हुआ है अब चूंकि जोशीमठ की वजह से चिंता सबकी बढ़ गई है। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, जोशीमठ आपदा जुड़ी हुई बड़ी खबर है। नैनीताल हाई कोर्ट में जोशीमठ भूधसाओं पर सुनवाई की खबर है। कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी को दी है, महीने में रिपोर्ट देने को कहा है। सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। जोशीमठ मामले में निर्माण कार्य पर रोक को लेकर के आदेश का पालन हो, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। सरकार आदेशों का सख्ती से पालन करे, यह भी हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए। सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा है। जोशीमठ में निर्माण पर रोक का सख्ती से पालन करने के लिए भी हाईकोर्ट ने निर्देशित किया। सरकार को आदेशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी हाईकोर्ट ने दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो सरकार जो है अब फिलहाल पूरी तैयारी कर रही है। आज कैबिनेट की बैठक भी होगी और उस बैठक में भी जोशीमठ जैसे इलाके जो डेवलप हो रहे हैं, जहां पर त्रासदी की आशंका व्यक्त की जा रही है, उसके लिए सरकार तैयार तो दिखती है, लेकिन तैयारी कितनी माकूल है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशिफ इकबाल जी भी न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। आशिफ जी, सरकार को हम देख रहे हैं, सरकार संवेदनशील दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री हम देख रहे हैं प्रोएक्टिव हैं, वो रात भर जोशीमठ में रहे, राहत कैंपों में जाकर के हर एक परिवार से बातचीत करते रहे और वहां के लिए राहत पैकेज का भी ऐलान हो चुका है। और हर परिवार को जो राहत अभी दी गई वो कहा गया है कि ये अंतरिम राहत है, अंतिम राहत नहीं है। सरकार तो प्रोएक्टिव दिखाई दे रही है, लेकिन वहां के जो हालात हैं वो हर दिन ऐसा लग रहा है खराब होते जा रहे हैं। साफ तौर पे कि हम लगातार इस खबर पे हम बने हुए हैं। न्यूज़ इंडिया सरोकार की बात करता है, न्यूज़ इंडिया सच्चाई की बात करता है, न्यूज़ इंडिया लगातार ग्राउंड रिपोर्ट की बात करता है। इसलिए हम किसी भी तरीके से कोई भी खबर ऐसी नहीं सनसनी फैलाना चाहते जिसको लेकर तमाम लोगों में गलत संदेश जाए। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर हमारे ग्राउंड पे मौजूद हैं, हमारे चप्पे चप्पे पे हमारे रिपोर्टर बैठे हुए हैं, तमाम वो खबरें छान छान के लेके आ रहे। कुंदन, ये बात आप भी जानते हैं, आप लगातार इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे गेस्ट भी जो हैं वो भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें अलर्ट होने की जरूरत है। इस खबर को दिखाने के पीछे जो हमारा मकसद है वो आम लोगों को अवेयर करना है। हम उनको डराना नहीं चाहते, हम उनको किसी तरीके से किसी संशय में नहीं डालना चाहते, बल्कि हम ये बता रहे हैं कि आपको अलर्ट होने की जरूरत है। हम सरकार की भी आंख नाक कान खोलना चाहते हैं, हम सरकार के कार्यविधि पे सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको सरकार को ये बताना हम प्रहरी हैं, हमारी जिम्मेदारी है।
हमको हमको सामाजिक सरोकार को देखना होता है। हमको हमारी जिम्मेदारी है कि हम तमाम चीजों को सही तरीके से सही जगह प्रस्तुत कर सके। इसलिए हम सरकार को भी यह बताना चाहते हैं कि देखिए, आपकी यह जिम्मेदारी है, आप इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अलर्ट होइए। आप अपने आंख नाक कान, अपने शस्त्र जो हैं उसको आप एक्टिव कीजिए, क्योंकि ये चीजें कल बड़ी संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये वही उत्तराखंड है जिसने बड़ी त्रासदी झेले हैं, और उस त्रासदी को जिस तरीके से हम लोगों ने कवर किया, कुंदन आप खुद गए होंगे ग्राउंड पे, पता है उस चीजों को याद करके ना सिहरन होने लगती है। और ये हमारी उम्मीद होती है कि कभी इस तरह की चीजें ना हो, कभी इस तरीके की चीजें दोबारा भगवान न करे कि कभी इस तरह की चीजों और ऐसी आपदा की आशंका जोशीमठ को लेकर के भी आशफ जी बनी हुई है, और वहां पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं। पीयूष भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।